we'll be starting our webinar. In the meantime, जैसे जैसे हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनको आइडिया लगते रहेगा, पर क्योंकि हमारे साथ टाइम हो चुका है तो हम लोग अपना वेबिनार शुरू करते हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं सारे जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, या जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सबको वेलकम करना चाहूँगा। ये वेबिनार एम्पावर यू के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 7वां ऐसा वेबिनार है जो एम्पावर यू ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसके पहले एम्पावर यू ने ऑलरेडी 6 वेबिनार कंडक्ट करवा चुके, जिसमें हमने कंप्यूटर साइंस, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल फील्ड के बारे में, अर्थ साइंस ब्रांचेस के बारे में और जर्नलिज्म के बारे में बात कर चुके। थोड़ा मैं ब्रीफ आपको दूंगा कि जो एम्पावर यू है वो बेसिकली क्या है। बेसिकली एम्पावर यू इज एन इनिशिएटिव बाय ग्रुप ऑफ आईआईटियंस। तो ग्रुप ऑफ आईआईटियंस है जो एम्पावर यू का इनिशिएटिव किया है, जहाँ भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक एंड टू एंड करियर काउंसलिंग के बारे में आइडिया लगे, ताकि वो अपने करियर को होलिस्टिकली और बहुत साइंटिफिकली सबसे सूटेबल करियर को चुन सके। क्योंकि आज आज के डेट में देखा जाता है कि मोर देन 250 काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस हैव ओपनड अप। तो इतने सारे करियर्स है और जैसे जैसे हम लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं, बहुत पैशन होता है और काफ़ी यूनिक तरीके के पैशन होते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक पैशन के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग करियर होता है। तो जो एम्पावर यू का विजन है कि ऐसे जो पैशन को आइडेंटिफाई करके उनको सबसे सूटेबल करियर के साथ मैच करके उनको हेल्प करने के लिए, तो इसके लिए एक जो सेक्शन एम्पावर यू कंडक्ट करवाती है वो वेबिनार सेशंस होता है, जहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड करने का कोशिश करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। कौशल त्रिपाठी सर, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आपको भी। कौशल सर के बारे में एक ब्रीफ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये अभी क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर है मॉन्डेलिस इंडिया फूड्स के फूड्स कंपनी के। जिनको आइडिया नहीं है, मॉन्डेलिस इंडिया कैडबरी की पेरेंट कंपनी है। तो कैडबरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोग देखते होंगे मार्केट में, उनके पेरेंट कंपनी मॉन्डेलिस इंडिया फूड्स है। तो इनके क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर कौशल त्रिपाठी सर है और इनको फूड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत साल के एक्सपीरियंस है फूड इंडस्ट्री में कौशल सर का, और इसके इनका जो एक्सपर्टीज है वो चॉकलेट और कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग्स में ज़्यादा तक लाई करता है। तो हम लोग बहुत लकी है कि आज हमारे साथ कौशल सर जुड़े हुए हैं। तो सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वेबिनार को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप अपने कॉपी पेन लेके आप बैठ सकते हैं। जहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने लायक लगता है आप नोट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको डाउट्स लगता है, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन लगता है या क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहला जो हम लोग का 40-45 मिनट्स है उसमें एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के तौर पे हम लोग अपना करियर को एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे, और लास्ट 10-15 मिनट्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उनको हम लोग रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेन पेपर जो भी है उसको लेके रेडी रहिए और बहुत अटेंटिवली सुनिए। जहाँ पर डाउट्स होंगे आप चैट बॉक्स में साथ ही साथ लिख सकते हो, और हम लोग इन क्वेश्चन को वेबिनार के लास्ट में अटेंड करने का कोशिश करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसी के साथ शुरू करना चाहूँगा कौशल सर। तो कौशल सर, जैसे कि हम लोग हमारे आसपास फूड मतलब लगभग एक
हम लोग का नेसेसिटी है, वो हम लोग का बेसिक नेसेसिटी है। और हम लोग आसपास में हर साल हर मतलब कि मोमेंट में कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यू फूड एक इन्वेंशन होता है, कहीं नया नया प्रोडक्ट बनता है, वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं फूड एक बहुत ही इनोवेटिव एक फील्ड है, और हमेशा इसका डिमांड रहते रहता है। टाइम के साथ इसका नया नया मतलब टेस्ट होता है, और डिमांड्स वगैरह भी चेंज होते हैं। तो एक बेसिक अगर हम लोग को आइडिया दे सकते हैं सर कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो किस तरीके का इंडिया या अब्रॉड में स्कोप है, और क्यों कोई एक मतलब 9th to 12th स्टूडेंट को फूड टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से अपना करियर को देखना चाहिए। तो किस तरीके का विजन आप देखते हो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का, इसके बारे में थोड़ा अगर हम लोग को बता सकते हैं सर। कौशल सर। सॉरी। थैंक यू संजीवन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि स्कोप क्या है फूड टेक्नोलॉजिस्ट का इंडिया और सी आफ्टर +2 ना, जब हम नए न्यू फील्ड में सोचते हैं या जाना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों के पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो जैसे वो हम लोग जनरली आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे दो ही सब्जेक्ट समझ में आता है, एक होता है कि बायोलॉजी और मैथ्स या आर्ट सेगमेंट। बट जब हम साइंस सेगमेंट में आते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यू करियर अपॉर्चुनिटी रहता है। तो जैसे फूड टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली जब हम +2 पास करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम डिप्लोमा करें, या हम डिग्री करें, या हम उसमें सर्टिफिकेट कोर्स करें। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करिकुलम एक्टिविटी करती है। तो हम बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में फर्स्ट। तो हम जैसे +2 पास होते हैं, उसके बाद हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस करके एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी देते हैं, डिप्लोमा भी कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को हायर किए जाते हैं। सो डिग्री कोर्सेज में क्या होता है, आपके पास बीएससी होता है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी होता है। तो इसको ऑर्गेनाइज एवरी ईयर जो करिकुलर सेशन होता है, स्पेशली जुलाई टू हर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो इंस्टीट्यूट हैं, स्पेशली जो बहुत रेनोन्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे CFTRI सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर है, नेप्टेम है, IIT खड़गपुर है, SBTI कानपुर है, ये सब डिग्री कोर्सेज कराते हैं। तो अभी इसमें स्पेशलाइजेशन भी, जैसे फूड टेक्नोलॉजी के स्पेशलाइजेशन, उसमें डेयरी टेक्नोलॉजी है, मीट एंड मीट टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है, आपको सीरियल एंड सीरियल टेक्नोलॉजी है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो स्पेशलाइजेशन कोर्स कराते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो आपको एक कॉमन डिग्री कोर्सेज कराती हैं, या मास्टर डिग्री से एमटेक कोर्सेज भी हैं, MSc फॉर टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया में अगर आप देखें तो जो हमने टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, तो स्पेशली इसमें आप अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, IIT खड़गपुर जा सकते हैं, SBTI कानपुर जा सकते हैं, आप निफ्टिम जा सकते हैं, आप CFTRI मैसूर जा सकते हैं। इसके अलावा जो ICAR है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे विशेषली डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, जैसे बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो मैं स्पेसिफिक 2 मिनट ओनली डेयरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। नाउ डेज पेंडेमिक सिचुएशन सभी लोगों ने देखा, कोविड सिचुएशन सभी लोगों ने देखा। ओनली जो इसेंशियल सर्विसेज थे वही एक्टिव रहे, बाकी के सारे इंडस्ट्री ड्रॉप डाउन हो गए। आप देखिए, इतने लॉकडाउन में भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, सारे ब्रेड इंडस्ट्री, सारे बिस्किट इंडस्ट्री, सारे सपोर्टिंग फंक्शन, जैसे आपका व्हीट फ्लोर मिल है, आपके ऑयल एंड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये सब ने सपोर्ट किया। और एक ह्यूमन की नेसेसिटी है, विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव ऑन दिस वर्ल्ड।
तो विदाउट फूड तो कोई सर्वाइव कर नहीं सकता, और फूड कमोडिटीज के विदाउट हम कोई फूड आइटम्स बना भी नहीं सकते। तो चाहे वो ग्रेन हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो व्हीट फ्लावर हो, चाहे वो शुगर हो, ये सब क्या है, इसेंशियल पार्ट है किसी भी फूड के। और नाउ ए डेज में स्पेशली आपको एक जो इंडिया का रेवेन्यू है स्पेशली डेयरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेयरी के ऊपर, मेरे पास एक मैगजीन है जिसमें आता है, मैगजीन का नाम है फूड मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका नाम ही है। उसके जो जो पहला पेज होता है उसमें ही लिखा हुआ है कि पढ़ के सुनाता हूं तो आप लोगों को अच्छा लगे। अकॉर्डिंग टू इमार्क ग्रुप ऑफ इंडियन मार्ट इन इंडिया reached a value of INR 13,174 billion in 2021, and looking forward, IMARC Group expects the market to reach in INR 30,840 billion by 2027। तो इससे ये पता चलता है कि डेयरी का जो बिजनेस है इंडिया में अभी 13,174 बिलियन का जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो बढ़ के 30,000 होने जा रहा है बाय 2027। इससे पता चल रहा है कि हमको डेयरी सेगमेंट में हमारा कितना ग्रोथ है। इंडिया एक रैपिड ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे अधिक यूपी में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम एज ए अपना कैरियर डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू डबल होने जा रहा है। तो डेफिनेटली फूड इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी, नए डेयरी इंडस्ट्रीज आएंगी, नए डेयरी कंपोनेंट आएंगे। डेयरी कंपोनेंट का मतलब जो डेयरी के जैसे आपके स्किम मिल्क पाउडर है, आपका व्हे परमेट पाउडर है, आपके फुल मिल्क प्रोडक्ट है, घी है, बटर है, तो इसका जो कंजप्शन है वो डबल होने जा रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो स्कोप का एग्जांपल मैंने आपको क्यूरियोसिटी के लिए एक डेयरी के बताया। नाउ बिस्किट के बारे में हम बात करते हैं। ऑन एवरेज एवरी ईयर मोर देन 5 लाख टन बिस्किट प्रोड्यूस होता है इंडिया में। उसमें टॉप कंट्रीब्यूटर जो कंपनी है, आप लोग शायद नाम जानते होंगे, उसमें ब्रिटानिया एंड पार्ले। ऑलमोस्ट ब्रिटानिया एंड पार्ले 2.5 लाख मेट्रिक टन बिस्किट प्रोड्यूस करता है इंटायर पैन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। सो उसके जो अदर बिस्किट कंपनी हैं जैसे अनमोल है, प्रिया है, इवन मोंडलीज भी अपना ओरियो बिस्किट बनाता है हमारी कंपनी। सो आप देखें आप तो हर साल 50,000 एबव बिस्किट हम मेरी कंपनी एक्सेल बनाती है। इसके अलावा तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम इंग्रेडिएंट टू प्रोडक्ट में अपना कैरियर बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट टू कैरियर का मतलब ये है आप व्हीट फ्लोर इंडस्ट्रीज में एज ए मिलिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एज ए केमिस्ट बन सकते हैं, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, एज ए रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, एज ए रिसर्च डायरेक्टर बन सकते हैं। तो हायरार्की हर फैक्ट्री हर इंडस्ट्री में डिपेंड करता है। सो इंडिया अक्रॉस इंडिया में तो आपको हम कैरियर एक जस्ट एक आप क्यूरियोसिटी के लिए आपको बताया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैसे एफएमसीजी ग्रोथ करने वाला है एंड क्या रेवेन्यू ग्रोथ होना। डेफिनेटली रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो साथ के साथ इंडस्ट्री भी ग्रो होगा, उसके जो कंपोनेंट है वो भी ग्रो होंगे। और आने वाले समय में इंडिया गवर्नमेंट बहुत ही उनको सब्सिडी दे रही है, प्रमोट कर रही है कि सारे एग्रीकल्चर फॉर्म, प्रोसेसिंग फॉर्म और जो प्रोडक्ट मेकिंग है वो सबको एक हाईएस्ट लेवल पे एक सपोर्ट कर रही है कि आप ग्रो करें। सो एब्रॉड में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कई तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इवन विथ स्कॉलरशिप, विदाउट स्कॉलरशिप। तो आपको जैसे आपको सबसे हाईएस्ट जो मिल्क प्रोड्यूसर नीदरलैंड है, आप जा सकते हैं। आप वहां पे अगर आप एमटेक करना चाहते हैं या एमएस करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। और एक साइंटिस्ट के जो सबसे अधिक जो वहां पे रोल होता है एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, उसमें आप कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हमें आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया कि कुछ एक फ़ील्ड्स को आप लेके जैसे बिस्किट इंडस्ट्री हो गया, जो डेयरी इंडस्ट्री हो गया, इसको आप लेके एक हमें फ़िगर के तौर पे दिखाया कि कैसे बाय 2027 हम लोग का जो डेयरी में जो रेवेन्यू होने वाला है वो अराउंड $30,800 बिलियन के फॉर्म में होगा। दिस इज़ अ बिग नंबर।
और इसके साथ ही आपने बिस्किट इंडस्ट्री के बारे में भी बोल के हमें थोड़ा सा आइडिया दिया कि कैसे फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री के तौर पे ग्रो हो रहा है। वो ना कि इंडिया में कंजम्पशन, बाकी फॉरेन में भी बहुत एक बड़ा नंबर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री एज अ होल इंडिया में, अब्रॉड में काफी ग्रो कर रहा है। सॉरी। हाँ, कौशल सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने फूड इंडस्ट्री के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया कि ये कैसे ग्रो करी है, बट क्या हमें थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बता सकते हैं कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट का किस तरीके का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ताकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये फूड इंडस्ट्री में फूड टेक्नोलॉजिस्ट का किस तरीके का काम रहता है। सी देखिए, बेसिकली उसमें किसी भी फूड इंडस्ट्रीज में 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो इनिशियली जब आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपके जो रोल होते हैं ट्रेनी एनालिस्ट के रूप में होते हैं, तो आप RMPM FG टेस्टिंग करते हैं। सिमिलरली एक डिपार्टमेंट होता है फूड सेफ्टी का, जिसमें आप एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप जब MSc फूड टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी करके जाते हैं या BSc माइक्रोबायोलॉजी करके जाते हैं, तो जो आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होता है। सेकेंड फील्ड जो है अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आप एज ए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन डायरेक्टर, मतलब आप हायरार्की वाइज आप जा सकते हैं। तो एक बेसिक लेवल से जब एंट्री करते हैं तो आपका जो रोल एंड डेजिग्नेशन होता है एज ए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड सिमिलरली आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेस पे आप स्लोली स्लोली मूव ऑन होते हैं, एंड देन आप एज ए ऑपरेशन डायरेक्टर तक बन सकते हैं, जो हायरार्की होती है। तीसरा डिपार्टमेंट होता है स्पेशली जो होता है वो फूड सेफ्टी का, जो आपको इनिशियली हमने बताया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसके बाद उसमें फूड सेफ्टी मैनेजर्स तक की पोजीशन होती है, फूड सेफ्टी डायरेक्टर तक बन सकते हैं। जो थर्ड फील्ड होता है उसको बेसिकली कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट का जो रोल होता है, सेंसरी साइंस। इसमें इनिशियली आप एज ए सेंसरी पैनलिस्ट बनते हैं, देन आप सेंसरी कोऑर्डिनेटर बनते हैं, फिर उसके बाद सेंसरी हेड बनते हैं। तो जैसे आप मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी कंपनी का, तो उनको क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एवरी ईयर इनोवेशन होता है, न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स होते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं, तो सो कंज्यूमर का क्या व्यूज है ये जानने के लिए सेंसरी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमने एक नया न्यू टाइप का बिस्किट बनाना चाहते हैं, जिसमें चीजी फ्लेवर डालना चाहते हैं, चीज। सो चीज फ्लेवर डाल के हम एक बिस्किट बनाना चाहते हैं, या कोई न्यू इनोवेशन कर रहे हैं कि उसमें हमको डिफरेंट टाइप के फ्रूट पल्प डालना है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होता है कि बिफोर लॉन्चिंग इन मार्केट, व्हाट इज द व्यू ऑफ द कंज्यूमर। तो इसके लिए सेंसरी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंसरी साइंटिस्ट का, वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, सैंपल कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर सैंपल एनालाइज करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उनके रोल होते हैं सेंसरी का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का रोल होता है फूड्स। तो अगर आप उस आप प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर लिया, आपने बेसिक आइडिया जनरेट कर लिया, आपको एटलीस्ट इक्विपमेंट एंड प्रोसेस का नॉलेज हो गया, तो आप आफ्टर कपल ऑफ ईयर आप कंप्लीशन के बाद आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। क्योंकि आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस का नॉलेज है, तो आपको दूसरे को कम्युनिकेट करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके इसके लिए आप एक फील्ड में जो जॉब डेजिग्नेशन होता है, जो सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, ये चूज कर सकते हैं। दूसरा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज होता है फूड इंजीनियरिंग। सो आपको मालूम है कि हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसके लिए सुटेबल इक्विपमेंट और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हमें कौन सा इक्विपमेंट परचेज करना है, कैसा इक्विपमेंट की सुटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। तो एक फूड इंजीनियर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो आपका अपना कैरियर का जब फूड इंजीनियर भी बना सकते हैं, जब प्रोसेस इंजीनियर, हम लोग टेक्निकली बोलते हैं प्रोसेस इंजीनियर।
तो जब आप कपल ऑफ ईयर वर्क करते हैं या अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो आपको धीरे धीरे उसमें भी एज डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव से लेके डायरेक्टर तक का पोजीशन उसमें होता है। ओके सर, मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ, हम लोग बेसिकली अगर पूरे फूड इंडस्ट्री को एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट को एज अ कैटेगराइज करें, तो 4 कैटेगरी में हम लोग ब्रॉडली इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। पहला, अगर किसी को प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, मतलब खाना बनाने में, किसी तरीके का इनोवेशन में, फूड इनोवेशन में, तो वो फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं। दूसरा, जितना मतलब कि जिनको फूड टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो वो सेंसरी साइंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर फूड का टेस्ट वगैरह और उसका क्वालिटी के बारे में हम लोग पता करते हैं। जो तीसरा हम लोग का फील्ड आता है, जो बहुत ही ब्रॉड है एक तरीके से, कि जैसे हम लोग प्रोडक्शन और सेंसरी साइंस को एक प्रोसेस को हटा के या ग्राउंड को हटा के अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के तरफ हमें इंटरेस्ट है, कि किस तरीके से जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, और उनका टेस्ट, उनका किस तरीके का फीडबैक है, उसको वापस ले आके प्रोडक्शन इंजीनियर को दिया जाए, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का काम होता है। और चौथा जो होता है वो फूड इंजीनियर का है, जो कि जो भी हम लोग का फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उसका उसका जो भी इक्विपमेंट है, उनका मैकेनिकल प्रोसेस को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, वो एक इंजीनियर का काम होता है। और वो फूड इंजीनियर, उसमें अगर इंटरेस्ट है तो उसे भी परसू किया जा सकता है। तो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग जब फूड टेक्नोलॉजिस्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो एक तो हम लोग का फूड एज एन इंडस्ट्री भी ग्रो होता है, और फूड टेक्नोलॉजीज में भी अगर हम लोग जाते हैं, तो उसमें भी कई तरीके का हम लोग के पास पाथवेज है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। कौशल सर, जो मेरा दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन है, कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक जुड़े हुए हैं वो 9th to 12th स्टैंडर्ड के हैं, तो इनको अगर आप कुछ एक एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरीके का आ, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, या किस तरीके का आप में पैशन होना चाहिए, अगर आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, और इस पैशन के साथ किस तरीके का एग्जाम्स अवेलेबल है, और किस तरीके का पाथवेज, इसके बारे में थोड़ा सा आपने आइडिया दिया कि हम लोग या तो फिर डिग्री कोर्सेज ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आफ्टर 10th किस तरीके का सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस टाइप का इंटरेस्ट होना चाहिए, कौन सा एग्जाम 12th के बाद हम लोग को मतलब अपियर करना चाहिए, और उसके लिए किस तरीके का प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बता सकते हैं तो। जी देखिए, जो बेसिकली जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का जो एजुकेशन करिकुलम है, वो बेसिकली स्टार्ट होता है +2 के बाद, यानी आप हम लोग इंटरमीडिएट्स के बारे में बोल सकते हैं, या तो बेसिकली क्या है, एवरी ईयर स्टार्ट तो जनवरी में ही हो जाता है। तो गुड थिंग है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया में मोस्टली सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन अपना सारा पब्लिकेशंस करते हैं। तो मैं क्या रिक्वेस्ट एंड एडवाइस करूंगा कि जो भी स्टूडेंट अगर एस्पिरेंट हैं +2 के, तो वो एटलीस्ट एक टाइम्स ऑफ इंडिया या उनके गार्जियंस हैं तो एटलीस्ट रेफर शुरू करें, दिसंबर से स्टार्ट करें। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो दिसंबर से ही पब्लिकेशन शुरू कर देती हैं, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देती हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कुछ जैसे आपका आईआईटी खड़गपुर है, या एसबीटीआई कानपुर है, या निफ्टेम है, तो इनके जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं या इन्हीं से प्री कम्युनिकेशंस होते हैं, वो सब आते रहते हैं उसमें। तो आप दिसंबर से अगर स्टार्ट करें देखना, तो आपको एटलीस्ट मार्च तक सारे फॉर्म्स ओपन होते हैं, और उसके बाद आपके सारे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह रेडी होते हैं, एंड मोस्टली अप्रैल में सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो अगर आप रेटिंग करें तो बेसिकली इसमें 3 कोर्सेज हैं। आपने पहले बताया था डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स होता है। तो मोस्टली आज के डेट में हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिपार्टमेंट है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। और कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है,
इनके थ्रू भी एग्जाम्स होते हैं। दूसरा जीई के थ्रू भी होता है। तो उसमें जैसे आपको आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है तो जीई के थ्रू ही आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपके सिलेक्शन होते हैं। सो एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए क्या आपका जो 12th स्टैंडर्ड्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो आपके आईक्यू को टेस्ट करते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, सम करंट अफेयर्स। तो वो भी कुछ ऐसे जो, जैसे आप CFTRI में जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्यूरिकुलम तो स्टूडेंट के पास है, लेकिन उसके जो आईक्यू लेवल का भी टेस्ट लेना होता है। तो थोड़ी सी एडिशनल 10% क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से नहीं होते हैं। तो आप उनके टेस्ट पेपर ऑलरेडी उनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, तो आप चाहें तो आप लोग रेफर कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर थे और कैसे प्रिपरेशन करना होता है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होते हैं ऐसे जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं। तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन बड़ी प्रिसाइज वे से करना पड़ता है। आपको स्पेशली आपके सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, और लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप आपके जो सेक्शंस हैं और आपके जो करिकुलम के पार्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस वो ज्यादा देखते हैं कि कैसे आप उसको जल्दी से क्रैक करते हैं। सो आप जैसे ही +2 में पढ़ते हैं तो आप एस्पिरेंट होते हैं, आप किसी भी फील्ड में एडमिशन लेने के लिए अगर आप अभी से अपना माइंडसेट बनाते हैं तो मैं तो कहूँगा कुछ इंस्टीट्यूट आप लोगों को विजिट करना चाहिए। तो अगर गार्जियन अलाउ करते हैं तो स्पेशली मैं कहता हूँ एक बार आप जरूर मैसूर जाइए और सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये ड्रीम इंस्टीट्यूट है। जनरली बहुत कम लोगों को एडमिशन मिल पाता है, इवन मैं भी स्ट्रगल किया इसमें एडमिशन पाने के लिए। तो आप लोग अपना एक विजिट कर सकते हैं। एक निफ्टिम जो नियरेस्ट दिल्ली है वहाँ भी एक विजिट कर सकते हैं। आप SBTI अगर यूपी में है तो कानपुर विजिट कर सकते हैं, जो एक बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक बहुत रेपुटेटेड GB पंत यूनिवर्सिटी है, जो हरियाणा में गुरु जम्बेश्वरी है, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छे कोर्सेज उनके पास, टीचिंग स्टाफ अच्छा है, उनके लेबोरेटरीज अच्छे हैं, उनके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इवन आप उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं पढ़ा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, वहाँ के भी आप टीचिंग स्टाफ से जा सकते हैं। तो आप एक बार प्री असेसमेंट करना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर जाइए, आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगा जहाँ तक मैं गेस कर सकता हूँ, क्योंकि उनके जो टीचिंग स्टाफ्स है, उनके लेबोरेटरीज हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज के अचीवमेंट्स होते हैं वो पब्लिश्ड होते हैं, और आपको आपको साइन बोर्ड पे दिखेंगे कहाँ पे क्या है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि ये अच्छा फील्ड है, क्योंकि FMCG ग्रोथ 20% एवरी ईयर ग्रो हो रहा है। ओके, और इसमें हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कोविड में कैसे FMCG ग्रो किया है, स्पेशली फूड सेगमेंट, और बाकी सेगमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। कौशल सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ कि 3 तरीके का हम लोग मतलब जब 12th के बाद हम लोग 3 फील्ड्स पे जा सकते हैं। या तो फिर हम लोग डिग्री कर सकते हैं, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्सेज करवा सकते हैं, या डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जैसे एक 9 to 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उनमें किस तरीके का स्पेसिफिक इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ अलाइन हो सके। मतलब किस तरीके का जागरूकता या इंटरेस्ट या फिर पैशन होना चाहिए ताकि वो फूड टेक्नोलॉजी को एज अ लॉन्ग टर्म करियर की तरह चुन सके। वो क्या क्वालिटीज आप देखते हो एज अ स्टूडेंट में कि जो इस फील्ड को परसू कर सके विथ इंटरेस्ट, एंड आगे जाके उसको सक्सेस भी मिल सकता है। तो क्या इंटरेस्ट होना चाहिए सर? देखिए संजीवन जी, ऐसे स्टेज में जनरली हम रैपर जो पैकेट होता है उसको पढ़ते नहीं है, सिर्फ ओपन करके खाते हैं। ठीक है। जब अगर अगर स्टूडेंट या बच्चे थोड़ा जो लेबल्स है, जो हमने आप देखेंगे किसी भी फैक्ट्री का या किसी भी प्रोडक्ट का, उस पर एक लेबल होता है बिफोर ईटिंग।
अगर बच्चे उसको पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीजें उनको समझ में आएंगी, जैसे इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन उसमें लिखा रहेगा, आपका व्हीट है, शुगर है, कुछ ऐसे उसमें नाम नहीं लिखा रहता, उसमें सिर्फ नंबर्स लिखे रहते हैं। 345 इमल्सिफायर, तो 345 इमल्सिफायर क्या होता है, या एसिडिटी रेगुलेटर क्या होता है। तो मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस भी करूंगा कि बच्चे थोड़ा प्रोडक्ट को पढ़ें, मतलब उसके ऊपर लेबलिंग क्या है सो पढ़े, तो उसमें बहुत सारा टॉपिक्स लिखा रहेगा, जैसे एलर्जन इंफॉर्मेशन, नेट वेट क्या होता है, एफएसएसआई क्या होता है, पैकेजिंग का रेगुलेशन क्या है, ये सब चीजें उसमें मेंशन होते हैं। तो अगर बच्चे उसको जब देखते हैं, रैपर्स को देखते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब अपने गार्जियन से, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि गार्जियन उसके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वो एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है। लेकिन हाँ, बच्चों में क्यूरियोसिटी जरूर क्रिएट हो सकता है। एक तो वो है प्रोडक्ट का लेबल देख के, दूसरा ये है कि अगर नियर बाय कोई फूड इंडस्ट्री है, जैसे आपके पास व्हीट फ्लोर इंडस्ट्री है, आपके पास बिस्किट इंडस्ट्री है या चॉकलेट इंडस्ट्री है, तो आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट की, एक बार उनको एक प्री विजिट करा सकते हैं क्या। देखिए सी, जब वो देखेंगे तो ही उनको क्यूरियोसिटी आएगी, अरे ये तो बिस्किट ऐसे बनता है, तो ऐसे बनता है, ओवन ऐसा होता है, पैकेजिंग मशीन में ऐसा होता है, 1 मिनट में 1200 पैकेट पैक्ड हो जाती है, एक ऐसी मशीन है, इसमें फूड सेफ्टी के भी है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, इसमें सेंसरी भी होता है। तो क्या होता है फैक्ट्री के अंदर, क्या होता है, ये पांचों डिपार्टमेंट की एक्टिविटी चलती रहती है। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं या गार्जियन क्या कर सकते हैं कि स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नियर बाई कोई इंडस्ट्री है, जैसे मैं अगर हैदराबाद में हूँ तो नियर बाई कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। दूसरा चीज एक और है कि थोड़ी आजकल सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जाके फूड के बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ा आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में टॉपिक्स अवेलेबल है, तो वो लोग जाके उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत बड़ा चैलेंजेस है, जस्ट गार्जियन को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पहले लीन था, बट अभी नाउ इट इज नॉट अ लीन, इट इज सुपीरियर देन द अदर फील्ड्स। सो अभी बहुत सारे लोग अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो मुझे कुछ इसमें नहीं लगता कि अगर क्यूरियोसिटी गार्जियन लेवल से है, स्कूल लेवल से है, या कोई इंस्टीट्यूट, जैसे पार्ले एक एग्जांपल देता हूँ, उनके पास एक डिपार्टमेंट होता है स्कूल कोऑर्डिनेटर का, उनका काम ही होता है बच्चों को स्कूल से लाके फैक्ट्री को विजिट कराना और बिस्किट के बारे में बताना। इस तरह का वो एक अवेयरनेस सेशन भी करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो नियर बाई कोई भी पार्ले जी का फैक्ट्री है तो आप अप्रोच कर सकते हैं और जाके विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो जैसे कि आपने कहा कि पहले तो एक स्टूडेंट को एक फूड को कंज़्यूम करने से पहले उसको पैकेट के कंटेंट के थ्रू हम लोग जाते हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, काफ़ी सारे साइंस वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें लिखे हुए होते हैं। ये एक पहला इंडिकेशन है कि किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें अगर इंटरेस्ट है, तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, अगर आगे हम लोग फूड टेक्नोलॉजिस्ट की तरह हम लोग अपना करियर को बनाना चाहते हैं। दूसरा, आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया कि काफ़ी सारे जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर हम लोग किसी तरीके से विज़िट कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन को अच्छे से समझ पाएँ, तो उसमें कहीं न कहीं एक जागरूकता पैदा होता है। तो सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसा कि सर ने कहा कि नियर बाय कोई भी अगर ऐसे फूड फैक्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ हो, या फिर आप अपने स्कूल के जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके का विज़िट करने के बाद शायद आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो और उसके बाद आपका डिसीज़न लेना और भी ईज़ियर हो जाए। दूसरा जो क्वेश्चन था सर, जैसे कि आपने कुछ एक काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात किया, जैसे कि सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, जीबी पंत यूनिवर्सिटी हो गया। इस तरीके का यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग अप्रोच करना चाहते हैं या फिर अगर हम लोग इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस तरीके का एग्ज़ाम हमें क्लियर करना पड़ता है या किस तरीके के सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं? उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, जो +2 का स्टैंडर्ड होता है वो आपके
बेसिकली जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, सबसे क्वेश्चंस उसमें होता है। तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। और मैं आपको पहले ही बताया था कि सीट 30 या 40 होती है और स्टूडेंट होते हैं 10,000। तो उसमें आपके परसेंटाइल इतना हाई होना चाहिए, 90 एबव होना चाहिए या 80 एबव होना चाहिए, और उसमें भी आपको रिजर्वेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करनी होती है ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। और मैंने बोला कि आपके आपके सब्जेक्ट पे आपको कमांड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के हैं, आपको प्रिसाइज आंसर तो इमीडिएट देना ही होता है, साथ में उसको अंडरस्टैंड करके लिखना भी होता है। सो समटाइम वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। ऐसे उनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि अभी तो मैं बहुत दिनों हो गया मैं एग्जाम्स नहीं देखा हूँ, तो अभी कैसा हो रहा है। बट हमारे टाइम में क्या होता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे। आपको एक आंसर लिखना होता किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन, जैसे कोई एक चीज पूछा उन्होंने, उसका डेफिनेशन लिखना होता था। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो अभी न्यू मोस्टली सभी फॉर्मेट वही रहते हैं। बट आपको एक बहुत कम समय पे आपको बहुत कम समय में रहता है आपके पास सारे क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। तो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और ऑलरेडी आपको जो प्री एग्जाम्ड हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल्स हैं। जैसे CFTRI के एग्जाम्पल लेता हूँ, आप उसके वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं। आप वहां से मिल भी सकता है कि लास्ट ईयर का क्या एग्जाम्स हुए थे, कैसा हुआ, तो आप उसको भी एक रेफरेंस लेके आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और मोस्टली अभी तो कॉलेज क्या होता है कि ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो बेसिकली जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके एक साथ एग्जाम्स होते हैं। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटी हैं वो अपना डिफरेंट टाइप का एग्जाम्स लेते हैं। तो सबका पैटर्न सेम है, क्वेश्चन पेपर सेम ही है, बट उनका टाइमिंग अलग अलग है। तो आप उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर आपका एम्बिशन है, आप बिल्कुल आप जील एंड जस्ट रेडी है, तो आप क्रैक कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा मतलब हार्ड एंड थिंग्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है और जो सीट्स है वो भी काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं। बट हम लोग का जो सब्जेक्ट्स है वो बेसिक हम लोग का जो साइंसेज़ है, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्हीं के इर्द-गिर्द हम लोग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ एक जनरल स्टडीज़ के ऊपर भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 एग्ज़ाम्स के बारे में जो आपने कहा सर, एक CFTRI का एग्ज़ाम जो काफ़ी रेप्यूटेड एग्ज़ाम है और दूसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस अगर हमें एडमिशन चाहिए होता है तो इस एंट्रेंस टेस्ट को हमें देना पड़ता है और इसके माध्यम से हमें जो भी यूनिवर्सिटीज़ मिलते हैं उसमें हम लोग फूड टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कोई सा भी कोर्सेज उठा सकते हैं। तो संजीवन जी, इसमें क्या है, थोड़ा सा और 1-2 मिनट और बात करना चाहूँ। इसमें दो तरह का है। एक तो आप जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं जैसे BSc मैथ्स से या BSc बायोलॉजी से, ओके, तो आपको MSc कोर्स ऑफर होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम MSc कोर्स ऑफर करते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बीटेक्स करते हैं, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, तो वो आप +2 से भी कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है, इधर आप ग्रेजुएशन करके फूड टेक्नोलॉजिस्ट में बनना चाहते हैं, इधर आप +2 करके भी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो जनरली लोग प्रिफर करते हैं +2 के बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एडमिशन लेने के लिए। जैसे CFTRI वगैरह क्या है, इसमें बीटेक्स भी इसमें बीटेक्स आई थिंक इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें MSc फूड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है। सो अभी जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट वाली बात यह है कि आखिर फूड टेक करने के बाद मतलब लोग अभी अभी कमर्शियल एंगल से भी आजकल स्टूडेंट सोचते हैं इसके करने से हमको क्या की बेनिफिट्स होने वाला है। सो कैन आई कंटिन्यू और वी हैव टू स्टॉप? नो, नो सर, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ ओके, कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू। सो क्या होता है कि कमर्शियल वैल्यू भी अभी आजकल स्टूडेंट सोचते हैं ये कोर्स करने से हमको सैलरी क्या मिलेगा, हमको कैसे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ ऐसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं, जब आप MSc फूड टेक्नोलॉजी करके पास होते हैं
तो आपको मिनिमम जो CTC ऑफर करते हैं वो है 10 लाख। तो मैं एक एग्जांपल दे सकता, जैसे CFTRI में आप 40 स्टूडेंट हैं और उसमें आप सेकंड सेमेस्टर से ही कंपनियों की होड़ लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे स्टूडेंट चाहिए। जैसे मैं टॉप जो फूड इंडस्ट्रीज है, नेस्ले है, हर्षे है, मॉन्डलेज है, अदर्स जो हैं वो अब ब्रिटानिया है, वो मतलब सेकंड सेमेस्टर से ही फॉलोअप शुरू कर देते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर आते आते आपके एटलीस्ट आप 70% रेडी हो जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर आप कंप्लीट भी नहीं करते हैं, जॉब ऑफर आपके हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरह का वो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। तो आप सोचिए कि आपका फूड टेक्नोलॉजी एज ए 10 लाख से करियर स्टार्ट करते हैं और फिर आपको एज ए डायरेक्टर लेवल तक जो सैलरी होती है वो 1 CR और 1.5 CR तक जाता है। ठीक है। सो ये इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि अभी हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। एंड इसमें आप फूड टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप +2 के बाद अपना कैरियर बनाइए। बहुत अच्छा ये इंस्टीट्यूट है, रेपुटेटेड है, मुंबई में है और इसका ब्रांचेस बहुत जगह हैं, बहुत सारे इसके कोर्सेज हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जितने भी पैकेजिंग, आपको मालूम है फूड बनाना ही नहीं, फूड को पैक करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो जिस तरह का पैकेजिंग का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो भी एक कैरियर है और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो पाती है। अगर उसमें कैरियर बनाना चाहें, अच्छा है, आउटकम बहुत ही अच्छा है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम लोग जैसे कि मैं खुद का ही अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मुझे भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि फूड टेक्नोलॉजी का इतना डिमांड रहता है कि हमें सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर तक प्लेसमेंट भी हो जाता है और इनिशियल जो पैकेज होता है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। और इसके अलावा जो ग्रोथ होता है डायरेक्टर लेवल तक, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो कहीं न कहीं जिनको मतलब कि हम लोग एक तरीके से कुछ एक फील्ड्स में क्राउड इन कर जाता है और उसमें हेवी कंपटीशन करके अल्टीमेटली हम लोग को ऐसा एक फील्ड मिलता है जिसमें हम लोग को ना तो इंटरेस्ट भी होता है ना तो पैशन होता है। फूड टेक्नोलॉजी और फूड स्पेसिफिकली हम लोग कहीं ना कहीं सराउंडेड है उससे, और कई इंटरेस्ट भी होते हैं जहाँ पर फूड कैसे बनता है, किस तरीके का बनता है, इसमें नया इनोवेशन करना है तो किस तरीके से किया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इसमें जो डिमांड भी काफ़ी है और इसका जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू वो भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं फूड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा एक फील्ड है। बट एक और जो आपने बताया सर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के बारे में, कि फूड को सिर्फ प्रोडक्ट के तरह नहीं, उसका पैकेजिंग के तरह भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड एक इनसाइड वाला कंटेंट है बट उसका आउटलुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कस्टमर के पास फूड पहुंचता है तो उसका पैकेजिंग किस तरीके का होगा, सस्टेनेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरीके का डिज़ाइन कंटेंट होगा, वो सब तरीके का हम लोग अगर डिजाइनिंग में या क्रिएटिव फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। जो आगे का एक क्वेश्चन है सर, जो अगर हम लोग हर एक फील्ड में देखते हैं कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज होता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि मार्केट से गवर्न होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस को एज एन एग्जांपल लेते हैं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डिमांड कैसे फ्लक्चुएट करेगा। तो ऐसे जो फूड टेक्नोलॉजी में जब हम लोग जाते हैं तो आपके हिसाब से किस तरीके का अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास होता है, किस तरीके का चैलेंजेस के लिए रेडी होना चाहिए, और आगे जाके अगर किसी को फूड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनको किस तरीके का स्कॉलरशिप हो गया, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट होता है, स्कीम्स होता है, वो किस तरीके का अवेलेबल है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं सर तो। संजीवन जी देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको बताया था दो तरह के इंस्टीट्यूट, एक तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, दोनों में इससे गवर्नमेंट एडेड है, मैं बता दूं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके पास स्कॉलरशिप स्कीम है। सो वो सपोज आपकी जितनी फीस है, हम हमें लगता है कि जितनी फीस आप उतना ही रिटर्न कर देते हैं वो। सो इस तरह का स्कॉलरशिप उनके पास है और दे आर आल्सो सपोर्टिंग फॉर आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए
इवन कुछ तो ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अब्रॉड भी आपको भेजते हैं प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, ओमान भेज देते हैं, कोई आपको नीदरलैंड भेज देता है, कोई आपको ऑस्ट्रेलिया भी भेज देता है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं या हमारे स्टूडेंट हैं उनके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, और वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच भी करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जिनको एक बिस्किट जिसमें न्यूट्रिशनल, स्पेशली उनको माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इश्यू होता, तो चाह रहे थे कि कैसा बिस्किट बनाया जाए जिसमें उनको बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आए और उनके जो सिटीजन्स हैं उनको ये जो माल न्यूट्रिशन का इश्यू है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो बेसिकली ये जो होता है वो एफडीए के अगेंस्ट, सॉरी, ये कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डब्ल्यूएचओ के थ्रू ये सब होता है, रूटेड होता है। तो डब्ल्यूएचओ और अदर भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करता है कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करिए, जैसे उनके पास पैसे नहीं है कि वो $100 का फूड रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, तो कुछ ऐसे बिस्किट खा लें तो उनको एटलीस्ट उनके जो जो न्यूट्रिशनल मिनिमम न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी के लिए वो उनको मीट हो सके। तो इस तरह के भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ एक फैक्ट्री से उन्होंने अप्रोच किया और फैक्ट्री ने एक डिफरेंट टाइप का उन्होंने रेसिपी दिया, वो बिस्किट बना के उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी रिसर्च देखिए, अभी आप एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको 5 सेगमेंट में कैटेगराइज करता हूँ। नंबर 1 फर्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। So research and development innovation is the backbone of industry ना। So every year consumer expecting more और company expecting more than more। मतलब आप जितना सोच रहे हैं एज ए कंज्यूमर, कंपनी उससे ज्यादा सोच रहा है कि हमें एज ए कंज्यूमर को क्या देना चाहिए। तो उसके लिए रिसर्च विंग्स होता है जो हमेशा न्यू काइंड ऑफ इनोवेशन, वो इंग्रेडिएंट पे रिसर्च करते हैं, प्रोसेस पे रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, पैकेजिंग पे रिसर्च करते हैं। एंड दूसरा चीज होता है कि आपका जो ऑपरेशन है, बेसिकली आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है। थर्ड आपका क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी है। आजकल आपको मालूम है रेगुलेटरी मैनेजमेंट, आजकल जिस तरह गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है, एफएसएसआई है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, ये लोग इतने कॉन्शियस है कि कोई भी फूड इंडस्ट्री जो सब स्टैंडर्ड ना कर पाए, या जो एफएसएसआई या जो फूड सेफ्टी का रेगुलेशन है वो उसमें बाईपास ना हो, कोई डेविएशन ना है, तो आप एज ए कैरियर फूड सेफ्टी आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं जब फूड टेक्नोलॉजिस्ट। उसमें क्या होता है, फूड एनालिस्ट का रोल होता है, फूड रेगुलेटर का रोल होता है, उसको बोलते हैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का रोल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, अगर मोर आप हायर स्टडी कर लेते हैं, आप पीएचडी कर लेते हैं, आप नीट क्वालिफाइड कर जाते हैं, सो बेसिकली आप जो इनका एक कोर्स होता है आफ्टर एमटेक और बीटेक और एमएससी, तो उसके लिए बेसिकली लेक्चरशिप में आप जा सकते हैं। आप मतलब एकेडमिक करिकुलम भी आप बना सकते हैं अगर पीएचडी वगैरह आपके पास है। तो इसका आप देखेंगे जो जो स्कोप भी बहुत ब्रॉडर है। और अभी तक हमने जितने भी लास्ट 15 इयर्स में देखे हैं कि आपके जो सबसे अधिक अगर नेटवर्क है तो फूड टेक्नोलॉजिस्टों का नेटवर्क है। आईटी के बाद अगर दूसरा कोई अगर सेगमेंट है तो फूड टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सर। जो फूड टेक्नोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से एक कंसेप्चुअलाइज किया हमारे सामने, उसका मतलब कि किस तरीके का इंटरेस्ट बेस होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें प्रिपरेशन बेस करना चाहिए, आगे जाके हम लोग का बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स किस में करना चाहिए, किस तरीके का यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद भी हमारे पास किस तरीके का पैकेज लगता है और किस तरीके का हम लोग का करियर ग्रोथ होता है, उसके बारे में भी आपने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिया। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बट एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये सारे जो हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं या स्टूडेंट्स भी हैं, उनके बिहाफ में पूछना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं बचपन से ही हमारे जो करियर रिलेटेड डिसीजंस होता है, ज़्यादातर पेरेंट्स ही लेते हैं। कहीं न कहीं जो हमारे गार्जियंस होते हैं, वो फाइनल से होता है कि हमारे जो करियर्स होंगे वो क्या होना चाहिए। हम लोग साइंस लेंगे,
कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे या आगे भी जाके हम लोग किस तरीके का फ़ील्ड को परस्यू करेंगे, तो कहीं न कहीं जो पेरेंट्स हैं वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो उनके लिए आपके तरफ से कोई मैसेज है सर कि वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को किस तरीके का सपोर्ट देना चाहिए या किस तरीके का हेल्प होना चाहिए? तो उनको अगर कोई एक मैसेज दे सकते हैं सर। देखिए, इनिशियली बहुत बड़ा इशू था फूड टेक्नोलॉजी को लेकर, लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कोर्स क्या है। देखिए, जब आप कई यूनिवर्सिटी क्या होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट करता है, उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 उसमें सबसे बड़ा टॉप ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आता है फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो आता है वो होता है इन्वायरमेंटल साइंस। तो आपको 5 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं कंबाइंड टेस्ट में। तो हमने जब हम एडमिशन लेने गए तो हमने देखा कि ये तो 4-5 कोर्सेज तो हमको मालूम है, फूड टेक्नोलॉजी न्यू कोर्स है। तो मेरा इटसेल्फ जो हमारा इनिशिएटिव था कि नहीं, हम इस कोर्स को पढ़ना है। इसमें एक डिफरेंट मतलब क्या बोलते हैं, भ्रांति थी। लोग बोलते थे अरे अब क्या करेंगे फूड टेक्नोलॉजी करके, उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई कोई जानता नहीं है 15 साल पहले। तो बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स होते थे जहाँ पे कोर्सेज होते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पे जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। बट अभी क्या है, बहुत सारा इंटरनेट माध्यम हो गया, वेबसाइट्स हैं, तो आपको पता चलता है, न्यूज़पेपर से पता चलता है। ओके, सो गार्जियन से मेरा क्या रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं आपसे बोला था कि आपको सबसे बड़ा ग्रेट एग्जांपल है पेंडेमिक कोविड का। सारी फूड इंडस्ट्रीज चली, जितने भी नॉन फूड इंडस्ट्री थी उनके एम्प्लॉयज फायर हुए या इंडस्ट्री बंद हो गई, या उनका सैलरी रिडक्शन हुआ, उनका प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट सब डेड हो गया। सो उससे एक तो आपको क्लियर है कि ये फूड इंडस्ट्री जो एवरी ईयर 20% ग्रो कर रही है। ठीक है, अभी देखिए एक रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, बट अभी भी जो हमारी फूड सप्लाई, इंडियन फूड सप्लाई है, ग्रेन सप्लाई है, उसमें कुछ भी कंस्टेंट नहीं है। हमारे इंडस्ट्रीज के, इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं है। कुछ मानता हूँ, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, एडिटिव हैं जो बाहर से मंगाते हैं हम लोग, बट हमारे कोई भी फूड प्रोडक्ट के 70% जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं या फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो इंडिया में अवेलेबल्स हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो पैन इंडिया इंडस्ट्रीज, उस पर इम्पैक्ट बहुत कम है। तो हमें नहीं लगता कि कोई फूड सेगमेंट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट को कोई इम्पैक्ट आने वाला है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और मोस्टली जो कैरियर है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रैपिड रैपिड इनोवेशन है, तो न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और सबसे बड़ा चीज है, नाउ इंडस्ट्री भी, एजेंसी भी और गवर्नमेंट भी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ह्यूमन बीइंग रहेगा तो ही फूड, राइट फूड से ह्यूमन बीइंग सरवाइव करेगा। तो राइट फूड राइट पीपल का जो कंसेप्ट है वो अभी और भी फोकस्ड है। तो हमें नहीं लगता कि कुछ इसमें चैलेंज आने वाले हैं। और पर्सनली हमारी कंपनी के बारे में बात करें, ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है बात करने के लिए, लेकिन एवरी ईयर 20% ग्रो हो रहा है, न्यू फैक्ट्रीज लग रहे हैं, न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आप हर साल कुछ मॉडल्स के नए प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे। लास्ट ईयर केक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस साल न्यू कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। तो हमें ये कैरियर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही इनोवेटिव है, और काफी जैसे जॉब क्राइसिस की जो इशू होते हैं आईटी सेगमेंट में, मैकेनिकल सेगमेंट में, ऐसे कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। क्योंकि इतना जितना डिमांड है कि इंडिया में लोग को बिस्किट सबसे अधिक पसंद है, और 5 to 6 लाख मीट्रिक टन एवरी ईयर कंजप्शन है। तो हमें नहीं लगता, डेयरी का आपको बोल दिया कि 31,000 बिलियन कॉस्ट क्रिएट होने जा रहा है बाय 2027। तो इससे लग रहा है कि जो जो मार्केट है, मार्केट स्ट्रेटजी है, और पीपल का जो रिक्वायरमेंट है, वो सारा ही मीट होने वाला है। उसमें कुछ भी किसी तरह का कोई क्राइसिस या कोई इन्फ्लेशन आने की जरूरत नहीं है हमें। सो फ्यूचर इज ब्राइट। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि आपने बताया कि फूड इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जो कि साल भर साल इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका डिमांड बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं इसका जो
मार्केट है वो स्टेबल है। मतलब जो हम लोग का वर्ल्ड क्राइसिस कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसके वजह से बाकी इंडस्ट्रीज में या बाकी सेक्टर्स में इम्पैक्ट हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। बट फूड इंडस्ट्री हमेशा एक स्टेबल या फिर ग्रोथ ट्रैक में ही है, तो काफी ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है। इसके अलावा आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग के लाइफस्टाइल में भी काफी चेंजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से जो फूड है वो काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गया, काफी इनोवेशन आने लगे। तो कहीं ना कहीं जो फूड इंडस्ट्रीज में काफी सारा अपॉर्चुनिटीज के तरफ भी हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा जो हमें पता चल रहा है कि फूड इंडस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा डिमांडिंग एक इंडस्ट्री है कि इसमें रिटर्न्स भी कई गुना ज्यादा है बाकी इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग कंपेयर करें। इनका जो नेटवर्क है, इनका जो ग्रोथ है, ये कंपेयर टू आईटी इंडस्ट्री है, बट बेटर देन आईटी इंडस्ट्री हम लोग एक सेंस में बोल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं करता, कभी डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाता है, हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में ही चला हुआ रहता है। तो इसी के साथ मैं कौशल सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे हम लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट, वो उनको जितना भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, वो हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग 1-2 मिनट देते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो हम लोग कौशल सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का। इसके दौरान मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा एम्पावर यू के बारे में बोलने के लिए। एम्पावर यू बेसिकली हम लोग जैसे स्टार्टिंग में बताए थे कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि करियर काउंसलिंग, एंड टू एंड करियर काउंसलिंग देती है। इसमें हम लोग बेसिकली 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसमें सेल्फ अवेयरनेस होता है, जिसमें एक स्टूडेंट को किस चीज में इंटरेस्ट है या किस चीज में पैशन है, उसको जानने के लिए एक बेसिक साइकोमेट्रिक टेस्ट को मतलब अपियर करना पड़ता है। और ये टाइम बाउंड टेस्ट नहीं है, ये ओपन टेस्ट है, आप कभी भी जाके हमारे वेबसाइट में ये टेस्ट दे सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका जो पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज है, इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड को भी टेस्ट किया जाता है। इसके बेसिस में आपका एक मैपिंग किया जाता है, और फाइनली जो सेकंड चीज आता है वो है आपका रिपोर्ट, करियर रिपोर्ट, जिसमें आपका पूरा जो पर्सनालिटी है, आपका जो वैल्यूज, इंटरेस्ट, पैशन है, सब चीज को मैप आउट करके एक 34 पेज डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने दिया जाता है। इस रिपोर्ट में आपके पर्सनालिटी के बेसिस में जो भी सूटेबल करियर्स है उसको मैच किया जाता है, और आपको 5 to 6 सबसे सूटेबल करियर्स के बारे में बताया जाता है, आपको रिकमेंड किया जाता है। तो ये एक लेवल पे आपको करियर्स चुनने के लिए हेल्प किया जाता है। बट दूसरे लेवल पे हम लोग जो थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं उसमें एक 1-to-1 करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं, जिसमें कि एक हमारे साथ एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस करियर एनालिस्ट आते हैं, सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट, जो कि आपको फर्दर हेल्प करते हैं आपको करियर को चुनने के लिए। तो ये 3 लेवल पे लगभग एक स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है कि उनको किस फील्ड में पैशन है, इंटरेस्ट है, और उसके आगे उनको उस फील्ड में परसू अगर करना है तो क्या क्या चीज उनको दिमाग में रखना चाहिए, किस तरीके का एग्जाम्स उनको ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके का स्कॉलरशिप हो गया, किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, इन पूरे चीजों के बारे में आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मिसिंग एलिमेंट रहता है, जिसको हम लोग कवर करते हैं हमारे वेबिनार सेशन के थ्रू। तो जैसे आज हमारे साथ कौशल सर जुड़े हुए, वो फूड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें काफी जानकारी दी है। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ हर वीकेंड में कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कि अपने एक रेस्पेक्टिव फील्ड के बारे में हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देते हैं। कहीं ना कहीं इस चारों स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि उनको किस तरीके का फील्ड में परसू करने से उनको सक्सेस भी मिलेगा, और आगे आगे जाके उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में जाएंगे।
तो जो भी स्टूडेंट्स है जिस तरीके का क्वेश्चन है वो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लोग एक एक के बाद एक सारे क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो कौशल सर, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट के तरफ से आया कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग जेई हो गया या नीट हो गया, इस तरीके का एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करने उतरते हैं तो हमारे लिए दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी होता है, कहीं ना कहीं हमें कोचिंग के लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है। तो ऐसे ही लाइकवाइज जब हम लोग फूड टेक्नोलॉजी को परसू करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप अगर बता सकते हैं तो सर। नहीं, देखिए, मैं आपसे पहले ही बोला कि आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सीट बहुत कम है। तो आपको आउट ऑफ 40 में आपको समझिए, अगर वो कैटेगरी रिजर्वेशन है, तो आपके हाथ में, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं या ओबीसी हैं, तो आपके पास 30 सीटें हैं जिसमें आपको क्रैक करना है। ठीक है। तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन आपको करना, और इम्पोर्टेंट थिंग है, कोई ये आईआईटी जैसा या नीट जैसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बहुत ही कंसेप्चुअल, बड़े प्रिसाइज आंसर क्वेश्चन होते हैं जो आपके करिकुलम से होते हैं। जैसे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, कुछ जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना है। इसमें किसी कोचिंग्स का या किसी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट अभी न्यू पैटर्न क्या है मुझे नहीं मालूम है। सो अभी सीएफटीआरआई वगैरह कैसे लेता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडवांस में उसका कोर्स मटेरियल ले सकते हैं आप। एटलीस्ट अगर आप 11th में हैं तो अभी से आप उसका जो कोर्स है, क्वेश्चंस पेपर्स हैं, उसका क्या क्या स्कोप है एंट्रेंस का, वो सब आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ही फोकस करना है जहाँ पे होते हैं। और आप एक, जैसे अभी आप +2 क्वालिफाई किए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको ये तो मालूम चलेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्या होते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं, आपको 40 सीट है, आप और ऑल इंडिया के कितने लोग उसमें एग्जाम देंगे। ओके, तो आपको भी समझ में आएगा कि हमको अगर 90 एबव है या 80 एबव है तो ही हमको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो ज्यादा इसमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स लेवल के टेस्ट होते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं मैं देखता हूँ क्रैश कर जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑप्शंस बहुत होते हैं। तो जैसे किसी ने बायोटेक्नोलॉजी चूज कर लिया तो सीट छोड़ देता है अपना, या किसी ने माइक्रोबायोलॉजी चूज किया तो सीट छोड़ देता है। तो एक एक अपॉर्चुनिटी ये भी रहती है कि फर्स्ट आपको जो काउंसलिंग लिस्ट निकलती है उसमें आपके, मान लीजिए आपने 100 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट वही वही सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन भी रहता है, तो आप वेट कर सकते हैं और आपको सेकंड सेकंड काउंसलिंग सीट में आपको एडमिशन भी मिल सकती है, ऐसा भी होता है। और आप किसी तरह का कहीं आपको आप चाहे तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप जीई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पैरेलल तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए से एडिशनल, क्योंकि फिजिक्स कॉमन है, मैथ्स कॉमन है, केमिस्ट्री कॉमन है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब नीट जरूर, आप नीट में आप मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप वही पढ़ेंगे आप। तो इसके लिए आपको एडिशनल कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो सकता है। तो समझिए आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको सीएफटीआरआई में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका। आपका यूडीसीटी जो है मुंबई का बहुत रेपुटेटेड एक इंस्टीट्यूट है, जहां से मोस्टली हमारी कंपनी के लोग हायर करते हैं आर&डी में। तो जैसे मान लीजिए हमारा कंपनी में एग्जांपल देता हूँ, मॉन्डलेज एकेडमी, ये मोस्टली जो स्टूडेंट को हायर करता है वो सीएफटीआरआई से हायर करता है, यूडीसीटी से हायर करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से हायर करता है, या और डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, जैसे आपका आईआईटी है, आईएम है, वहां से हायर करता है। तो बेस्ट ऑन। और उसमें एक और एग्जांपल ये है कि आपको एडिशनल कोई ऐसा प्रिपरेशन, कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है किसी तरह का। तो आप अपना टारगेट, आपने कोई एक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी हो जाएगा।
बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर हम लोग के लिए कोई स्पेशल कोचिंग या स्पेशल प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग साइंस में जो अगर मेडिकल लेते हैं या नॉन मेडिकल लेते हैं, उसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स को अगर अच्छे से स्टडी किए, तो पैरेलली हम लोग उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है और उसको क्रैक करने के लिए एक कैपेबिलिटी डेवलप भी हो जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है सर कि यहाँ पर सौरभ कुमार के तरफ से पूछा गया कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस। मतलब कोई बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि नहीं, जैसे एक साइंस स्टूडेंट ही आगे फूड टेक्नोलॉजी में जा सकता है कि नहीं, या फिर आर्ट्स या कॉमर्स ऐसे स्टूडेंट भी अगर आगे फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ऑप्शन रहता है या उनके लिए ऑप्शन क्लोज हो जाता है? किस तरीके का क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं सर। नहीं संजीवन जी, ऑब्वियसली ये साइंस सेगमेंट है तो आर्ट्स के स्टूडेंट तो नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, क्योंकि बेसिकली बैकग्राउंड ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। आपको एज ए फूड इंजीनियर बनना तो एटलीस्ट आपका जो बेस है मैथमेटिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, तो जरूरत पड़ेगा इंजीनियरिंग करने के लिए। तो जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको बेसिकली आपके पास दो पाथवे है। आइदर आप बीटेक करते हैं तो +2 पे जा सकते हैं, और आप एमएससी करते हैं तो ग्रेजुएशन से जा सकते हैं। एक चैलेंजेस मैंने क्या देखा, जैसे सीएफटीआरआई के एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें क्या होता है उनके कोर्स में मैथ्स होते हैं। तो आपने तो बीएससी प्लेन बायोलॉजी से पढ़ा है, आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी से, जिसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ा नहीं है। तो आप एमएससी में जब जाते हैं तो आपको एक नया चैलेंजेस आते हैं कि आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है। तो हमने कई बार देखा कि कई स्टूडेंट ऐसे जाके स्टक हो जाते हैं। तो हम क्या आपको सजेशन देते हैं, जिसका जैसे आपको बीएससी मैथ्स है तो उनके लिए सीएफटीआरआई में एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करना बहुत ही आसान है। लेकिन बीएससी बायोलॉजी करके अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके उनके करिकुलम में पूरा स्टैटिक्स होता है, बायोस्टैटिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो प्योर मैथमेटिक्स जो इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट उसके भी कुछ पार्ट्स रहते हैं, तो बड़ा टफ होता है उनके लिए पढ़ना। तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेटर होगा कि एक बार आप सिलेबस ले लीजिए और उनका सिलेबस समझ में, और हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, उनका प्रॉस्पेक्टस। एवरी ईयर प्रॉस्पेक्टस सबका आता है। अगर आप रियली आप +2 के बाद करना चाहते हैं तो सीएफटीआरआई का प्रॉस्पेक्टस ले लीजिए, उसमें देख लीजिए। आप यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस ले सकते हैं, ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उससे क्या पता चलेगा कि उनका कुरिकुलम में ऐसा कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम नहीं पढ़े हैं और जाकर वहां पढ़ना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत पेनफुल रहेगा। बिल्कुल सर, जैसे कि एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया कि बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट से करना होता है। तो जैसा कि आपने कहा कि मैथ्स को रिकमेंडेड है कि मैथ्स एज बीएससी सब्जेक्ट में अगर हम लोग लेते हैं, तो आगे जाके हम लोग के लिए जो एग्ज़ाम्स या एमएससी करते हैं तो उसमें इजी हो जाता है। नहीं तो अगर हम लोग बायो या फिर कोई और फील्ड लेके करते हैं और अगर हमारे में मैथ्स का एक कमांड नहीं है, तो आगे जाके वो एक हर्डल या फिर चैलेंज जैसा क्रिएट हो जाता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल मैं अपना देता हूँ। जैसे मैं हाई स्कूल के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, और जब एमएससी किया गया तो मुझे बायोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ा। तो वो जो जो फर्स्ट सेमेस्टर था बहुत पेनफुल गया। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कोचिंग भी करना पड़ा, बहुत सारे ऑफलाइन जाके टीचर से बात भी करना पड़ता था, इसको नहीं समझ में आता था। तो मतलब रियली बहुत हार्ड था। तो इस तरह का अगर ऐसा मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आपको आप अगर आप चैलेंजिंग है, इनोवेटिंग है, तो इसमें कुछ है नहीं, हर्डल आप सॉल्व कर सकते हैं। टीचर बहुत सपोर्ट भी करते हैं आपको, आपके सीनियर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज में वो सपोर्ट करते हैं, आपको नोट्स अच्छे मिल जाते हैं। सम टाइम आपको थोड़ा हार्ड वर्क जरूर करता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग करिकुलम कोर्सेस हैं। कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ा। जैसे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इलाहाबाद नैनी नैनी में जाएंगे, वहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है। वो लोग सिर्फ सिंपल आपको जो फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेस है। लेकिन हाँ, फूड टेक्नोलॉजी जब फूड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आते हैं तो उसमें सारा प्रिंसिपल ही फिजिक्स का होता है। ओके, तो सारे प्रिंसिपल्स। अब आपको एक पंप लगाना है तो पंप के बारे में तो फूड इंडस्ट्री में पंप तो लगता ही लगता है, बॉयलर यूज होता ही होता है, आपको स्टीम चाहिए चाहिए। तो ये छोटा मतलब जो +2 स्टैंडर्ड का फिजिक्स आपको कमांड है, तो आपको एमएससी में या बीटेक में जाके आपको उतना ज्यादा हडल नहीं होता है। हाँ डेफिनेटली कॉमर्स से पढ़ के आप जाएं,
और उसमें एडमिशन ले लें तो पहले तो अलाउड नहीं होता है। आपको बीएससी मिनिमम साइंस होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट का मतलब या तो बायोलॉजी होना चाहिए या मैथ होना, पीसीएम स्ट्रीम होना चाहिए ना पीसीबी होना चाहिए। ओके ओके सर, एक जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है सर कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। देखिए हम लोग ने मैथ्स का बात किया, थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी में बायो का बात किया, फिजिक्स का भी आपने बताया कि काफी सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, बॉयलर्स हो गए, स्टीमर्स हो गए, पंप हो गए, तो केमिस्ट्री का किस तरीके का इम्पोर्टेंस रहता है सर? सी देखिए केमिस्ट्री तो बहुत ब्रॉडर रोल है फूड इंडस्ट्रीज में। सो आपको बेसिक इंट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है, जैसे हम उसमें एडिटिव डालते हैं, जैसे हम कोई केमिकल्स ऐड करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे आप बिस्किट बनाते हैं, पहले तो डो जो होता है व्हाइट कलर का होता है, फिर जाके ब्राउन हो जाता है। ये टोटली केमिकल रिएक्शंस है, मेलाउड रिएक्शन जिसको बोलते हैं, मेलाउड रिएक्शन ओवन में जाके कुकिंग के टाइम पे। तो आपको बेसिक केमिस्ट्री टाइट्रेशन वगैरह तो चाहिए। आप एनालिस्ट के रोल में जा रहे हैं, आप सेंसरी के रोल में जा रहे हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस केमिकल का क्या यूज है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत हम यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत यूज करते हैं इंडस्ट्री में। हम बहुत सारे ऐसे केमिकल ऑर्गेनिक्स ग्लूकोज यूज करते हैं। तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री अगर केमिस्ट्री की नॉलेज है तो आपको क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि आपको इसके बारे में मालूम है। जैसे ग्लूकोज यूज करते हैं हम, शुगर यूज, तो शुगर क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। ओके, तो बेसिकली हमको शुगर के बारे में, जहाँ सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये सब बेसिक केमिस्ट्री आपके स्ट्रांग है। तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको एक आपका कैरियर एड ऑन बहुत करता है कि नहीं नहीं ये आदमी बहुत टेक्निकली है, ही नो ईच एंड एवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट पार्ट है साइंस, सेकंड पार्ट है टेक्नोलॉजी। तो साइंस का मतलब आपका क्यूरिकुलम अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपकी जितने भी ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री है या +2 लेवल की केमिस्ट्री बहुत यूटिलाइज होता है। अब एथिल अल्कोहल यूज करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, हम ग्लूकोज यूज करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा जितने भी सीक्वेंट्स हैं, स्टार्च यूज करते हैं, सब एटलीस्ट केमिकल कंपाउंड ही है। बिल्कुल सर, जैसे कि केमिस्ट्री तो एक फूड फूड इंडस्ट्री में हम लोग फूड प्रोडक्ट बनाने में हर एक स्टेज में हम लोग का केमिस्ट्री का यूज होता ही है। और सेकेंडली हम लोग जब फील्ड में भी उतरते हैं तो केमिस्ट्री का बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो आगे जाके हम लोग को कॉन्फिडेंस भी होता है, और एक हम लोग को फील्ड में ज्यादा पकड़ भी होता है सारे प्रोसेसेस के बारे में। करेक्ट। और एक एक मैं जस्ट एक 1 मिनट, जस्ट 30 सेकंड मोर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बेसिकली सारे फूड टेक्नोलॉजी जो कोर्सेज होते हैं उसमें फूड केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहता ही रहता है उसमें। ओके ओके, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं तब भी हम लोग को केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ना ही हम्म, पड़ता है। बढ़ता बिल्कुल सर। अच्छा, लास्ट एक जो क्वेश्चन है सर हमारे सामने जो आ रहा है कि नीट के बाद हम लोग का किस तरीके का करियर होता है, मतलब जैसे नीट एग्जाम क्रैक किए तो अगर हम लोग फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो किस टाइप के ऑप्शंस हमारे हम मतलब काउंसलिंग सेशन में किस तरीके का ऑप्शन हमें उठाना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा अगर ब्रीफली बता सकते हैं तो। से मैं आपको बोला था नीट जो है, आ, अभी मुझे थोड़ा इसके आइडिया कम है क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनली इन्वॉल्व ज्यादा रहता हूँ। सो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं मुझे भी इतना डिटेल नहीं है। ओके, सो नीट के बाद आप बेसिकली जो मेडिकल सेगमेंट है, इंजीनियरिंग सेगमेंट है, और नॉन इंजीनियरिंग सेगमेंट है, वो आता है कि नहीं आता मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, बट जनरली क्या होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। सो मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रियली आप अभी +2 में हैं तो आप नियरेस्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप यूपी में हैं तो यूपी में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आप इलाहाबाद में जा सकते हैं, आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में आप एक बार जाके विजिट कर सकते हैं और उनके क्या कैसे होता है आप मोर डिटेल जानकारी कर सकते हैं। आप अदर स्टेट्स में हैं, दिल्ली में हैं तो आप निफ्टी में जा सकते हैं, आप महाराष्ट्र में है तो यूटी सिटी में जा सकते हैं, आप साउथ में आए। सो अगर आप मुझे, मैं तो स्टेट डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, लेकिन आप एजुकेशन क्वालिटी और देखेंगे तो साउथ के जो यूनिवर्सिटी है काफी स्ट्रिक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूरिकुलम में
और एग्जामिनेशन में और पैटर्न्स में काफी स्ट्रिक्ट होता है। तो जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप NIIT में आना चाहते हैं, या IIT जो टॉप रेप्यूटेड है, बट उसका जो सेकंड वर्जन है वो NIT है, तो NIT में आप जा सकते हैं। और तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो जा सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट आफ्टर एंट्रेंस और काउंसलिंग के टाइम पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट और मार्क्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इसमें ऐसा नहीं है कि आप नीट के थ्रू आपको जाना है या नहीं जाना है। मुझे ज्यादा इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सॉरी, बट क्यूरिकुलम के बारे में तो बेटर होगा अगर यूनिवर्सिटी से आप डिस्कस करें तो करेक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि हम लोग ने वेबिनार के दौरान भी देखा कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ का खुद का एग्ज़ाम होता है। कुछ एक जो होता है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के टेस्ट के थ्रू हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को मतलब कि अप्रोच कर सकते हैं या फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। और फाइनली नीट या जेईई के थ्रू भी हम लोग को अगर स्पेसिफिक फील्ड में अगर जाना है, वो भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का वेबिनार एंड होता है। और मैं कौशल त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। और आपके माध्यम से हम लोग ने आज काफ़ी सारा जानकारी हासिल किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से फूड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा जो एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक बेसिक नॉलेज का नॉलेज प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो अपने आगे भी अगर फूड टेक्नोलॉजी को परस्यू करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ जुड़े रहे। और इसी के साथ हम लोग अपना वेबिनार एंड करते। हम लोग इसी तरीके का वेबिनार नेक्स्ट वीक भी आएंगे, और फिर हम लोग कोई एक नया टॉपिक, एक नया एक्सपर्ट और एक नया प्रोफेशनल के साथ हम लोग वापस आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, और थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट। गुड नाइट ऑल, थैंक एंड यू थैंक यू संजीवन जी, कौशल सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच।